अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी पाकिस्तान की तारीख के लिए एक अहम तरीन दिन करार पाया। ये साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार है जिनकी किरदार कुशी के लिए तारीख में सबसे ज्यादा मुहिम्मात चलाई गई, कोशिश की गई, जिनकी किरदार कुशी करने के लिए कहीं करतासे अबीस व्हाइट पेपर्स शाया करवाए गए, कहीं टेक्स्ट बुक्स लिखी गई और लखों खा मुसन्निफीन उनकी किरदार कुशी करके अपने बच्चों का रोजगार हासिल करते रहे। लेकिन वक्त अजीब मुनसिफ है, 2-3 अशरों में सब कुछ बदल जाता है। तारीख में 2 जनाजे पड़े हैं। एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जनाजा है जिन्हें सजाए मौत अदालत उज़्मा के हुक्म से सुनाई गई, फांसी लगाया गया, कन्विक्ट करार दिया गया, मुजरिम करार दिया गया और बिलजबर मार्शल्लाह की ताकत से फौजी इस्तबदाद ने उनका जनाजा पढ़ने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी। 7 या 8 लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा। दूसरी तरफ उनका कातिल ज़ियाउल हक है जो जब हलाक हुआ तो उस वक्त वो बादशाह था, पाकिस्तान का मालिक था। उसके बाद आने वाले उसके उसी कदर मुहिब थे और उन्होंने सरकारी सतह पर पूरे पाकिस्तान से अवाम को इकट्ठे करके न सिर्फ उसका बहुत बड़ा जनाजा पढ़ाया बल्कि उसे मुतबर्रिक जगह पर बादशाही मस्जिद में दफन किया। वक्त ऐसा मुनसिफ है जिसने कुछ ही वक्त में सब कुछ बदल दिया। आज 30 साल बाद 17 अगस्त जो ज़िया का यौम हलाकत है, उस दिन ज़िया के कब्र पर जो मस्जिद में वाक़या है, उस दिन एक हाथ फातिहा पढ़ने के लिए नहीं उठता और भुट्टो का मिज़ार एक ऐसी जगह बन गई है जो किसी बुजुर्ग की दरगाह हो, जो किसी बड़े आदमी की दरबार बन गई हो, जहां पर लोग मन्नतें मानते हैं। ये क्यों हुआ? बहुत से लोग ऐसे हैं जो भुट्टो की जात की अजमत को अभी तक नहीं जानते, क्योंकि 1977 के बाद, इससे कबल भी पाकिस्तान में तारीख छुपाने का रुझान और चलन था, लेकिन 1977 के बाद बाकायदा इदारा जाती सतह पर यह कोशिश की गई कि भुट्टो के कारनामों को, भुट्टो की शख्सियत को छुपा दिया जाए और कोशिश यह की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान की मेकिंग में, पाकिस्तान के बनाने में, पाकिस्तान को अजीम तर बनाने में जो किरदार है उसे छुपा दिया जाए। मनफी बातें लिखी गई, उन्हें बार बार रटाया गया। स्कूलों के, सरकारी तालीमी इदारों के पूरे निजाम को भुट्टो मुखालफिन की दस्तरस में दे दिया गया। वहां पर रट्टू तोते असातिज़ा और प्रोफेसर्स के रूप में बिठाए गए जो ये साबित करने में मगन रहते हैं कि 1971 में पाकिस्तान की फौज ने हथियार इसलिए डाल दिए थे कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने गरजदार आवाज में कहा था कि इधर तुम इधर हम। तो भुट्टो की आवाज इस कदर गरजदार थी कि 90,000 फौज उसकी ताब न ला सकी और हथियार डालने पर मजबूर हुई। इसी तरह कुछ यूं बताया जाता है कि सदर याहिया खान भुट्टो को शरीक करके पाकिस्तान की हुक्मरानी को जवाब देना चाहते थे और आगे चलना चाहते थे। यह कोई नहीं बताता कि मशरकी पाकिस्तान के अलग होने तक और याहिया खान की बरतरफी तक भुट्टो इक्तदार में नहीं थे। वो महज एक रिटर्न्ड उम्मीदवार थे, एक ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन जीता हुआ था। बहरहाल आज हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान जमाना कबल भुट्टो में कैसा था और जमाना बाद भुट्टो में कैसा है। पहले भी अपनी मारूजात में अर्ज कर चुका कि मैं उस वक्त हैरान हो गया जब मुझे यह मालूम हुआ कि अयूब खान के अशरा तरक्की में पूरे पाकिस्तान में ना तो कोई हस्पताल बनाया गया, ना कोई तालीमी इदारा बनाया गया। आप तसव्वुर करें, कराची यूनिवर्सिटी जो पहले सिंध यूनिवर्सिटी के नाम से कायम कर रही थी और 1930 की दहाई में कायम हुई थी, उसे कराची से शिफ्ट करके जामशोर मुंतकिल किया गया और कराची यूनिवर्सिटी बनाने का क्रेडिट लिया गया। इसके अलावा 1971 तक मगरबी पाकिस्तान में, आप तसव्वुर करें, मशरकी पाकिस्तान के लोग समझते थे कि मगरबी पाकिस्तान पर हमारे वसाइल खर्च किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की का गलगला मचा हुआ था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी सनती तरक्की हुई है।
जमाना कबल अज़ भुट्टो को देखना होगा। पहले भी अर्ज किया कि जमाना कबल अज़ भुट्टो में पूरा साल गंदम मिलने वाले तो चंद खुश नसीब खानदान पाकिस्तान में होते थे जो पूरा साल गंदम के आटे की रोटी खाते थे। उससे कबल ये रवाज ही नहीं था। हर साल कहत पड़ता था, जवार, बाजरा, मकई और मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर हम अपना साल पूरा करते थे। और वो गंदम भी जो दस्तयाब होती थी वो पाकिस्तान पैदा नहीं करता था, बल्कि वो हमें खैरात में अमेरिका देता था। हम अमेरिका के लिए कुछ फौजी खिदमात, कुछ सुराग रसानी की खिदमात सर अंजाम देते थे, जिनके एवज हमें खाने के लिए रोटी मिलती थी। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री कायम हुई। आज लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्री अयूब खान ने कायम करवाई थी। वो इंडस्ट्री जिस पर को भुट्टो ने नेशनलाइज किया और उसको आगे चलाया, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक इदारा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ने बनाई थी। और मजे की बात यह है कि उस इंडस्ट्री का चंद महदूद खानदानों को बेपनाह फायदा हुआ, लेकिन जब इंडस्ट्री कायम की गई तो अयूब खान को या पाकिस्तान के भुट्टो से कबल किसी भी हुक्मरान को यह तौफीक नसीब नहीं हुई कि वो आजिर और मालिक के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में गौर करता। जमाना कबल अज़ भुट्टो में मजदूर या मुलाजिम को तनख्वाह दी जाएगी, यह मालिक की सवाबदीद था, हक नहीं था। कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था जहां जाकर मुलाजिम अपनी डिमांड पेश कर सकता। यह एक मामूल का काम था कि अगर आपकी तनख्वाह 100 रुपए मुकर्रर हुई है तो आपको 30 रुपए दिए जाएंगे और 100 रुपए पर दस्तखत करवाए जाएंगे। ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। शहीद भुट्टो वजीर आजम बनते हैं महदूद सी मुद्दत में, 4 साल और कुछ वक्त में मुल्क का हुलिया बदल देते हैं। सबसे पहले तो यह समझें कि मुल्क को कॉलोनियल दौर की स्टेट अपरेटस यानी रियासती मशीनरी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके एक जदीद जमहूरी रियासत का स्टेट अपरेटस दिया। अदालती निजाम नए सिरे से कायम किया, इंतजामी अफसरान का निजाम नए सिरे से कायम किया। जमाना कबल अज़ भुट्टो में हेल्थ और एजुकेशन के डिपार्टमेंट यकीनी तौर पर होते थे, लेकिन महदूद तरीन इस्तेदाद में होते थे। जमाना कबल अज़ भुट्टो में मैंने अर्ज किया कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर या म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर डिस्पेंसरी और छोटे छोटे अस्पताल होते थे। मुमकिन है कि लाहौर और कराची में कोई बड़े अस्पताल क़याम पाकिस्तान से कबल के मौजूद थे, लेकिन 1947 से 1971 तक कहां कहां कितने अस्पताल बनाए गए इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। शहीद भुट्टो ने हेल्थ और एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज किया, इनको जदीद महकमा जाती शक्ल दी। और शहीद भुट्टो के दौर में इससे कबल सरकारी मुलाजमत का तस्वर बहुत महदूद पैमाने पर होता था। आप ये सोच सकते हैं कि 1 लाख से भी कम सरकारी मुलाजिम थे और शहीद भुट्टो ने कम अज कम अपने दौर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी मुलाजमतें अता की। इसी तरह जो निजी मलकियती इदारे थे उनमें भी मुलाजिम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेबर यूनियंस कायम की और आजिर और अजीर के दरमियान रिलेशनशिप के इदारे बनाए, अदालतें बनाई और मुलाजिम को यह हक दिया कि वह अपने मालिक के किसी भी गासिबाना इकदाम के खिलाफ अदालत से दादरसी हासिल कर सकता है। आइन दिया, सरजमीन बेआइन को आइन दिया और यह तय किया गया कि अवाम और हुक्मरान के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। इसी तरह तालीम के फैलाव में जिस कदर जद्दोजहद या मेहनत शहीद भुट्टो के दौर में हुई उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। जमाना कबल अज़ भुट्टो में पाकिस्तान में 3 या 4 यूनिवर्सिटियां थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तसर तरीन अरसे में 16 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटियां कायम की और आज भी उन यूनिवर्सिटियों का मुकाबला और मवाजना मुमकिन नहीं है। इसी तरह डिग्रियों का निजाम कायम किया। भुट्टो साहब के जमाना से कबल पाकिस्तान की डिग्री को बैनुल अक़वामी दुनिया में तस्लीम नहीं किया जाता था। MBBS, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, लॉ की डिग्री या किसी भी तरह की डिग्री की बैनुल अक़वामी सतह पर कबूलियत करवाई और उन्हें एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्टैंडर्डाइज्ड निजाम बनाया गया। सबसे पहले भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में रोजगार के मौके बेपनाह पैदा किए और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत को एक्सपोर्ट करने का बाकायदा मंसूबाबंदी की। बेजमीन ऐसे लोग जो लाखों खा साल से इस सरजमीन के बाशिंदे थे, जमीन जात थे, यहां पर रहते थे, मगर वो मालिक नहीं बन सके थे। आप तसव्वुर करें कि भुट्टो ने 4 साल के अरसे में कम से कम 50 लाख किसानों का इंदराज जमाबंदी में करवाया, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नए काश्तकार जिम्मेदार मालिक बनाए। इसी तरह लोगों को मुफ्त प्लाट और मकान दिए। आप तसव्वुर करें कि आज जिस कदर भी लोग पाकिस्तान में अपने घर के मालिक हैं, इनमें से 50% मकानात या प्लाट
शहीद भुट्टो ने मुफ्त दिए थे। तालीम, हाउसिंग और सेहत को भुट्टो ने अवाम का हक बनाया और 1977 में पाकिस्तान में ये तीनों चीजें बैनुल अक़वामी सतह का मुकाबला करती थी और 1977 में पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में से एक मईशत बन चुका था। नेशनलाइजेशन पर एक अलग वीडियो कर चुका हूं कि नेशनलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान के मालियाती सेक्टर को बेपनाह मजबूती हासिल हुई और दिनों में बैंक फ्लरिश करते चले गए, अवाम का एतमाद बहाल हुआ और नेशनलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान में सनत और तिजारत को बेपनाह फरोग मिला। शहीद भुट्टो ने इदारे कायम किए। ये बात आज के दौर के नौजवान को, आज के दौर के सियासी कारकुन को माजरत के साथ समझना ही मुश्किल है कि हुकूमत के करने का काम क्या होता है। पाकिस्तान में 20%, 30% नौजवान जो आला तरीन डिग्रियां रखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने ओवरहेड ब्रिज बनाया, फ्लाई ओवर बनाया, सड़क बनाई। भैया, ये हुकूमत का काम नहीं होता, ये इदारों का काम होता है। हुकूमत इदारे बनाती है। शहीद भुट्टो ने सड़कें बनाने के इदारे बनाए, शहीद भुट्टो ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, शहीद भुट्टो ने KRL बनाया, शहीद भुट्टो ने HFF बनाया, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, पाकिस्तान स्टील बनाई और बेपनाह हर इदारे के लिए एक अलग वीडियो करने की जरूरत है। पूरी दुनिया का जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को तामीर करके दिया। OGDCL बनाया, जिसने पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए 4 साल की मुद्दत में रिकॉर्ड कोशिश की और आज भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। भुट्टो साहब ने PSO बनाया, जो पाकिस्तान में तेल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज भी सबसे काबिल एतमाद इदारा है। सुई सदर्न गैस कंपनी, सुई नार्दर्न गैस कंपनी बनाई, जो आज भी पाकिस्तान का पूरा बोझ उठाए हुए है। वजीर आजम या सियासतदान एक ऐसा शख्स नहीं होता जो ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग में दिलचस्पी लेता हो। उसका विजन ब्रॉडर होता है, वो बहुत दूर तक सोचता है। शहीद भुट्टो ने बैनुल अक़वामी दुनिया में एक बावकार पाकिस्तान तामीर किया। जब वो इक़्तिदार में आए थे तो पाकिस्तान एक लूजर था, हारा हुआ था। इंडिया ने निसफ हिस्से को काट कर उस पर कब्जा कर लिया और उसे आजादी दिला दी। इन हालात में एक मायूस और पज मुर्दा कौम को एक लीडर मिला जिसने मुख्तसर तरीन अरसा में कामयाबियों के हैरत अंगेज काम किए। उस वक्त जब शहीद भुट्टो का दौर था तो पाकिस्तान पर अमेरिका बजरिया शाह ईरान हुकूमत करता था और आप भुट्टो के पूरे दौरे इक़्तिदार में कोई ऐसा मौका नहीं देखेंगे कि शहीद भुट्टो कभी शाह ईरान या सऊदी किंग के सामने झुक कर मिले हों। उन्होंने पाकिस्तान को इतना मजबूत मुल्क बना दिया था कि पाकिस्तान उनके साथ बराबरी के लेवल पर बात करने पर आ गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार पाकिस्तान के अवाम को यह बताया कि रियासत के मालिक वो हैं, रियासत का वजूद उनके साथ है और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी बेहतर जिंदगी के लिए जद्दोजहद करे। ऐसा जमाना कबल अज़ भुट्टो में सोचना भी मुमकिन नहीं था और ऐसा जमाना बाद अज़ पीपल्स पार्टी में भी मुमकिन नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो भी हुक्मरान हुकूमत में आता है वो अवाम पर पाबंदियां लगाता है, उनके इख्तियार छीनता है, उन पर जकड़न लगाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है वो रियासती मुक्तदरा को पीछे धकेलती है, अवामी हकूक का बोलबाला करती है और अवामी आसाइश के प्रोग्राम बनाती है। शहीद भुट्टो ने मजदूरों की पेंशन का निजाम मुतारफ करवाया, EOBI का इदारा बनाया, जो आम मजदूर निजी नौकरी करते हुए पूरी उम्र गुजार जाते थे उनके लिए पेंशन का निजाम मुतारिफ करवाया। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों का जाल छोटे से छोटे शहरों, तहसील हेडक्वार्टर तक बल्कि यूनियन काउंसिल तक पहुंचाया। किसी भी हुक्मरान या हुकूमत का सबसे बड़ा काम यह होता है कि वो अपने मुल्क को न सिर्फ उसकी पैदावार में इजाफा करे बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारत में एक ऐसा मुस्तहकम मुकाम अता करे कि जिसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया में कदर हो और उसकी इज्जत हो। आप तसव्वुर करें कि 1977 का पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक बावकार हैसियत का हामिल था, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत थी, एहतराम था। शहीद भुट्टो ने पहली बार पाकिस्तान को अमेरिका की एक जैली रियासत या सऊदी अमरीकी लॉबी की रियासत बनाने की बजाय पहली बार अपने खित्ते के साथ जोड़ने की कोशिश की। पहली बार पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, इंडिया के साथ शिमला मुआहिदा किया गया और इंडिया के साथ आगे बढ़ने की बात हुई। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा चीन के साथ पाकिस्तान
के ताल्लुकात हैं। उन्होंने चीनी क़यादत को यह यकीन दिलाया कि पाकिस्तान उनका बेहतरीन दोस्त है और मुख्तलिफ औकात में जिस वक्त भी पाकिस्तान का सर झुकने का वक्त आया, चीनी क़यादत ने आज तक भुट्टो के साथ किए हुए उस वादे की लाज रखी और पाकिस्तान का सर झुकने नहीं दिया। आज भी अगर पाकिस्तान मौजूदा हैसियत में कायम है, पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा की बदअफालियों के बावजूद अगर पाकिस्तान इस वक्त बच रहा है, तो उसकी वजह पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं। हुक्मरान तो बहुत से आए, पाकिस्तान की तारीख में भी और जमाना कबल पाकिस्तान में भी इस खित्ता में हजारों हुक्मरान आए, मगर सच्ची बात यह है कि जिस कदर किरदार कुशी की कोशिश शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हुई और उसके रद्द अमल में अवाम से जिस कदर प्यार जुल्फकार अली भुट्टो को उनकी शहादत के बाद मिला है, उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। सच यह है कि हर 5 जनवरी को भुट्टो को याद करने वालों की तादाद में इजाफा होता है, भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने वालों की तादाद में इजाफा होता है और भुट्टो की जहानत पर मबनी, दूरअंदेशी पर मबनी किए गए फैसले ज्यादा रोशन और ज्यादा चमकदार होकर सामने आते हैं। समझ आती है कि वो शख्स अपने वक्त से कम 50 साल पहले पैदा हुआ। अगर उस वक्त रियासती मुक्तदरा में बैठे हुए दौला शाह के चूहे उस वक्त की अपोजिशन और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का ग्रैंड डिजाइन उस अजीम रहनुमा की जान ना लेता, तो पाकिस्तान आज बैनुल अक़वामी कुव्वत बन चुका होता, पाकिस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा होता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी है, उसकी लीडरशिप बाकी है, उसका विजन बाकी है, यह सब कुछ हासिल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए रोशनी रहनुमाई जुल्फकार अली भुट्टो की तहरीरों से मिलेगी, उनके अफाल से मिलेगी, उनके किरदार से मिलेगी। यह रहती क़यामत तक हमें रोशनी देता रहेगा। भुट्टो ने कहा कि जब मैं मारा जाऊंगा तो हिमालय हजारों साल रोएगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस बात का बहुत मजाक उड़ाया। आज सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्होंने भुट्टो को सजाए मौत दी थी, वो बेनसब हो चुके, बेनिशान हो चुके और हिमालय आज तक खून के आंसू रो रहा है। इस खित्ता में भुट्टो की मौत के बाद खून बहना इस तरह शुरू हुआ कि खुदा की पनाह किसी के काबू में नहीं लाया जा रहा। एक और वाकया मुझे अभी याद आया है। हैरान हो जाता हूं भुट्टो के विजन से और उसकी दूरअंदेशी से, और वो क्या क्या चीजें देखते थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जब वो अपना केस प्लीड कर रहे थे तो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत चीम बची हुए। उन्होंने कहा आप सियासत कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन शहीद भुट्टो कौम की कुछ अमानतें कौम को देना चाह रहे थे। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ किया गया और सड़क पर एक डीएसपी ने उनको सर को पकड़कर खींचा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेइज्जती की गई, उसके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उसके साथ दस्तराजी की गई, तो मैं एक स्टेट ऑफ शॉक में आ गया। मैं हैरान हो गया। मैंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब का दिया हुआ बयान निकाल कर पढ़ा। मुझे याद आया कि इस बाबत कोई फोरकास्ट मैंने कहीं पढ़ी थी। आप तसव्वुर करें कि 1978 में 2007 से कहीं 25 साल पहले शहीद भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि आप मुझे कत्ल करोगे, ये मुझे यकीन है, आपके हाथ में नहीं है कि मुझे बचा सको। मेरा मुकाबला आपकी औकात से कहीं बड़ी ताकत के साथ है। मुझे फांसी लगना है, मुझे सजाए मौत होना है, लेकिन आप ये याद रखो कि पाकिस्तान में लगने वाला ये मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, ये आखिरी मार्शल लॉ नहीं होगा। इसके बाद एक और मार्शल लॉ लगेगा, एक और डिक्टेटर आएगा। और ऑनरेबल जजेस, भुट्टो ने जजेस के सामने झुक कर कहा कि मैं आपको बताता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सर में जूते मारेगा। आने वाला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आला अदलिया के सामने तौहीन करेगा, उसके साथ ज्यादती करेगा। लेकिन बदकिस्मती है कि वहां पर आकिबत नाअंदेश लोग बैठे थे, उन्हें इस धमकी की, इस बात की समझ नहीं आई। और मैंने जब ये बात इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जलसे जुलूसों में घसीटे जाते हुए देखा तो मुझे याद आया कि किस कदर दूरअंदेश और किस कदर फोरकास्ट, किस कदर करने वाला वो शख्स था जिसे पाकिस्तान ने खो दिया। और सिर्फ उसे नहीं खो दिया, पाकिस्तान ने अपनी तकदीर को खो दिया। भुट्टो को याद करने के बहुत से मौके आते रहेंगे।
तारीख से जो कुछ छुपाया गया, टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सब कुछ खोलकर बयान करूंगा आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह अज़ीज। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।